तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको देखने जा रहे हैं और इसके पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो जनरलाइजेशंस ऑफ टॉपिक कहलाएगा, यानी विषय का सामान्यीकरण, अर्थात जो प्रावधान है उस प्रावधान को सामान्य रूप से बता दिया जाए। आमतौर पर प्रश्न इससे ज़्यादा आते हैं कि इसके किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान। दूसरा, इसका व्यवहारिक पक्ष, यानी प्रैक्टिकली ये प्रोविजंस जो है वो क्या है। तो अगर इसके व्यवहारिक पक्ष को पढ़ कर के पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा है कि आपको पीटी में भी वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और मेंस का भी टॉपिक वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसका व्यवहारिक पक्ष ही पढ़ाएं ताकि आपको पीटी का भी कंप्लीशन हो और मेंस का भी, और मेंस में अलग से ये टॉपिक आपको ना पढ़ना। क्लियर? इजाज़त है? एनी ऑब्जेक्शंस? तो अब देखिए, इसमें पहली बात जो है वो ये कि इसका जो प्रावधान है संविधान, वो पार्ट 4 में और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है, वो छत्तीस से लेकर करके 51 तक। तो पहले तो इसको देखें। इसमें पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, जिसको आमतौर पे आप ध्यान नहीं देते होंगे, कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन। ठीक है? तो आप सीधा बोल देते हैं कि 36 से लेकर करके 51। ये टेक्निकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें 36 और 37 ये जो दो अनुच्छेद हैं, इसमें डीपीएसपी का कोई वर्णन नहीं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कोई भी वर्णन नहीं। डीपीएसपी का वर्णन है आपको तो 38 से लेकर करके 51 तक। ठीक है? समान तरीके से जो लोग पढ़ते हैं वो इसको ध्यान नहीं देते हैं, पर प्रश्न आता है तो सीधा लिख देते हैं कि साहब 36 से लेकर करके 51। तो प्रश्न ये होता है कि 36 और 37 में क्या है? तो 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 37 में जो है वो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होने का प्रावधान, यानी जो निदेशक तत्व में जो तत्व हैं वो तत्व कैसे लागू होते हैं। तो इसमें तत्वों का 37 में वर्णन नहीं, बल्कि तत्व कैसे लागू होंगे इसका वर्णन। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि 38 से 51 तक। अरे कुछ तो रहा, ठीक है? आता है। आप मेरे शब्दों को सुनिए और उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। हम ये बता रहे हैं कि भाग 4 में नीति तत्व का वर्णन है, कितने अनुच्छेद में? तो 36 से 51 तक में। यह आमतौर पर बोला जाता है, हमने भी लिखा है यही चीज। ये चीज भूल जाता है आदमी, इतना बार इस चीज को दोहराया जाता है कि गलत धारणा हम लोग के मस्तिष्क में चली जाती है। वो ये कि 36 और 37 में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का प्रोविजन है, जबकि 36 में
डिफिनेशंस ऑफ स्टेट है, और 37 में 37 में इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे होगा। इसमें वो तत्व नहीं लिखे हुए हैं 37 में, 36 में तत्व नहीं लिखे हुए हैं। तो यदि आपसे ये प्रश्न कर दिया जाता है तो आप 36 से 51 अगर बोल देते हैं तो ये गलत आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर क्लास में स्टूडेंट्स को सचेत कर दिया जाए, देखिए क्लास का इंपॉर्टेंस क्यों है कि क्लास में इन्हीं सभी द्वंद्वों को खत्म किया जाता है, वरना किताब में तो सारी बातें लिखी। तो फिर क्लास का यूज क्या है? तो यूज ऑफ क्लास यही सब है कि जहाँ जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं या आपकी समझ दूसरी है, किताब कुछ और कह रहा है, आप समझ कुछ और रहे हैं, तो इन सभी द्वंद्वों को खत्म किया। क्लियर? अब आइए हम टॉपिक पे आते हैं कि अब पहला प्रश्न ये उठता है कि इसको ग्रहण कहाँ से किया, यानी अडॉप्टेशंस कहाँ से। ठीक है, तो ग्रहण के संबंध में बात कही जाती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अब देखिए सामान्य रूप से ये प्रश्न है कि आयरलैंड से लिया गया, लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड जो लिया है वो स्पेन से लिया है। अब सिर्फ आयरलैंड तक ही अपने अध्ययन को आप सीमित रखते हैं और तर्क के खातिर चारों ऑप्शन में कहीं पर आयरलैंड नहीं हो, एक जगह पर स्पेन हो, तो फिर आपके सामने दुविधा की स्थिति हो जाएगी कि भाई देखिए गलत, हमारा एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा दिमाग में कि एकदम इतना पढ़ा लिखा हुआ आदमी गलत क्वेश्चन सेट करके दिया है। और यदि डीपीएससी का क्वेश्चन दिया है, सुन लीजिए, और उसमें ई ऑप्शन है और उसमें आयरलैंड नहीं है, स्पेन है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या कीजिएगा? मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छा एस्पायरेंट्स 5 नंबर से 10 नंबर से जाना हुआ क्वेश्चन गलत करके चला आता है, यही सभी चीज़ों से फिर, और उसको खामियाजा भुगतना होता है कि फेल करना। तो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य आपका ये है कि ऐसे ऐसे जहाँ पे बिंदु डिटेल्स को बताएंगे वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको कमीशन जो है वो गच्चा दे सकता है या फिर वो आपको मिसगाइड करके गलत आंसर देने के लिए मजबूर कर सकता है, तो वो 2 खंड यहाँ पर बताए हैं, एक वो एक ये। तो आप प्रश्नों का उत्तर जब दें तो ये सब सेक्शन आए तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। क्लियर? अब देखिए अगला जो इसमें बात हमको बतानी है आपको वो ये तो ग्रहण हो गया अनिवार्य, यानी नेसेसिटी। ये क्यों जरूरी है? आखिर इसकी आवश्यकता क्यों इसको भारतीय संविधान में शामिल किया? ठीक है, अब इसमें एक शब्द है जिस शब्द को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर डीपीएसपी आप समझ ही नहीं पाएंगे, और वो शब्द है इसकी अनिवार्यता के लिए, वो है सामाजिक क्रांति। सामाजिक, जिस इंग्लिश से बोलेंगे सोशल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिवॉल्यूशन? सामाजिक क्रांति का अर्थ क्या है?
तो शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि समाज में आमूलचूल परिवर्तन को सामाजिक क्रांति बोलते हैं। टोटल चेंजिंग इन द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल रेवोल्यूशन। तो सामाजिक क्रांति का यह एक्सप्लेनेशन एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टॉपिक है, विषय का एक सरलीकरण है, बल्कि ये शब्द अपने अंदर एक लंबा बैकग्राउंड रखता है, एक लंबा पृष्ठभूमि रखता है, और जब तक उस पृष्ठभूमि को आप नहीं समझेंगे तब तक जो है वो सोशल रिवोल्यूशंस को आप नहीं समझ सकते। और ये चीज़ जो है वो उसी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि सोशल रिवोल्यूशंस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है। तो सोशल रिवोल्यूशंस जब भी हम कहते हैं तो इसके अंदर 3 प्रकार के राइट्स आते हैं। अगर ये तीनों राइट्स लोगों को मिल रहे हैं तो कहा जाएगा कि सोशल रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो गई। अगर इन तीनों राइट्स में से कोई भी एक राइट्स नहीं मिल रहा है तो कहा जाएगा कि सोशल रिवोल्यूशंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आंदोलन और करने की जरूरत है। ठीक है, तो वो 3 क्या है? एक है राजनीतिक अधिकार, उसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटिकल राइट। दूसरा है आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट, और तीसरा है सामाजिक अधिकार, यानी सोशल। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, इसके क्या मीनिंग्स, इसके क्या अर्थ? तो राजनीतिक अधिकार का मतलब ये होता है कि जो उस देश की शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार। जैसे आमतौर पे लोकतांत्रिक देश है आजकल, तो ये चीज़ें लोकतंत्र में ही लागू होती हैं आमतौर पर। ऐसे बहुत सारे राजतंत्र हैं जहाँ राजाओं के द्वारा भी जनता को अधिकार दे दिया गया है, लेकिन वो अधिकार बाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बाई द मर्सी ऑफ किंग है। लेकिन डेमोक्रेसी में जो राइट्स है वो किसी के मर्जी से राइट नहीं मिला है, जनता ने खुद उस राइट का सृजन किया है और वो उसका उपभोग करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसलिए यदि फंडामेंटल राइट्स की बात बोलते हैं तो ये एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है। हम अगर बात कही या नहीं कहें, लेकिन वो इंक्लूड है उसमें कि फंडामेंटल राइट्स जो है या किसी प्रकार का राइट्स पब्लिक का है वो एक डेमोक्रेटिकल फिनोमिना है, एक राजनीतिक विशेषता है। तो इस डेमोक्रेसी में राजनीतिक अधिकार का अर्थ ये होता है कि जो जनता है उसको राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार, यदि वो योग्य होता। यहाँ योग्यता का आधार सिर्फ एक है कि वो एक निश्चित आयु जो संविधान द्वारा तय कर दिया गया, उस आयु को अगर प्राप्त कर लेता है तो फिर राजनीति में हर प्रकार के काम करने का उसे अधिकार है। मतलब वोट देने का अधिकार है, एमएलए और एमपी में खड़ा होने का अधिकार है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार। इसके अलावा प्रशासनिक क्षेत्रों में जाने का अधिकार है यदि वो योग्यता रखता है। अगर इस परिवेश में किसी को वो अधिकार छीन लिया जाता है लोकतंत्र में, तो कहा जाता है कि वो वर्ग हाशिए पर आ गया, यानी उस वर्ग को मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, हाशियाकृत कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत दिनों तक
महिलाओं को विश्व के अधिकांश देशों में मताधिकार फ्रेंचाइज नहीं दिया गया। अमेरिका जो अपने आप को लोकतंत्र का जनक कहता है, वहाँ महिलाओं को और निगरों को जो वोट देने का अधिकार मिला वो 1961 ईस्वी मिला, जबकि अमेरिका 1776 में ही स्वतंत्र हो गया। तो वहाँ निगरो और जो महिलाएं थी वो उनको हाशियाकृत कर दिया गया था, मार्जिनलाइज्ड कर दिया। इसका मतलब कि उस वर्ग के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। बात समझ में आई? ये बात जो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में आपको बोल रहे हैं, ये पूरी बात दिमाग में गई नहीं। एनी क्वेश्चंस इन दिस सर्कमस्टांसेस? नो। उसके बाद है आर्थिक अधिकार, यानी इकोनॉमिक राइट्स। तो इकोनॉमिक राइट्स के अंदर ये आता है कि राज्य अपने क्षेत्राधिकार में, अर्थात अपने देश में, अपने कंट्री में, वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे या ऐसी पॉलिसी बनाए जिस पॉलिसी में जो आय है, जो इनकम है, उसका ऐसा वितरण हो कि किसी के पास अधिक संपत्ति ना जाए और कोई निर्धन नहीं हो। अर्थात कि संपत्ति का समान वितरण तो नहीं, लेकिन संपत्ति का समानुपातिक वितरण। तो यहाँ पर संपत्ति, संसाधन, हाँ, सारी चीजें आ गई। वेल्थ जो मैं यहाँ पर बोल रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर वेल्थ का माल्थस के द्वारा अगर एक्सप्लेन कीजिएगा, दैट इज नॉट ओनली करेंसी। आमतौर पे वेल्थ का मतलब आप लोग करेंसी से लेते हैं, तो करेंसी भी एक वेल्थ है। बाकी जितने संसाधन हैं जिसका आप उपयोग करते हैं, जैसे पेज पर बैठे हुए हैं, ये पंखा चला रहे हैं, मकान में रहते हैं, मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ देम आर वेल्थ, सभी के सभी संपत्ति। तो ऐसी परिस्थिति में संपत्ति का समान वितरण अनिवार्य नहीं है। समान का मतलब कि अगर 100 रुपया है, 10 आदमी हैं, तो सभी को 10-10 रुपया हो। ये आर्थिक समानता या आर्थिक अधिकार की बात नहीं है। आर्थिक अधिकार का अर्थ ये हुआ व्यवहारिक रूप से कि समानुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनल रेट से जो है वो सभी के पास संपत्ति का अधिकार हो। अब समान के जगह पर समानुपातिक, प्रोपोर्शनल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके क्या अर्थ? इसके अर्थ है कि जो जितना जिसके योग्य हो उसको उतना धन मिले। अब जैसे कोई मजदूर है, उसकी योग्यता नहीं है कि एरोप्लेन में चल सकता है, तो एरोप्लेन में चलने का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो ट्रेन और बस में चलने का दावा कर सकता है। इसलिए उतना धन उसके पास है कि ट्रेन का टिकट खरीद ले या बस का टिकट खरीद ले। वहां उसको हतोत्साहित नहीं किया, वहां यदि उसको हतोत्साहित किया गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उसका राइट टू वेल्थ जो है वो छीन लिया। बात समझ में आ रही? जैसे पहले जमाने में जो है वो बहुत सारे अस्पृश्यताएं थी कि सार्वजनिक भोजनालय में आप नहीं जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पे आप नहीं जा सकते हैं, घोड़े पे नहीं चढ़ सकते हैं, घोड़ा एक विशेष वर्ग के लिए ही निर्धारित था। इसका मतलब वहाँ उसको आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए। और सामाजिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि सामाजिक रूप से हीन नहीं समझा। अगर किसी को सामाजिक रूप से हीन समझा जाता है तो फिर उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। न उसको आर्थिक अधिकार मिलता है और न उसको राजनीतिक अधिकार मिलता है। और ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी बुराई जो है वो सामाजिक अधिकार का समाज में न हो। जिन वर्गों को समाज में मान्यता नहीं है, निम्नतर समझा जाता है। आप गौर से देखिए उन वर्गों को कि उनके आर्थिक अधिकार भी समाप्त रहते हैं और उनके राजनीतिक अधिकार भी समाप्त रहते हैं। वोट डालने के लिए जाता है तो नहीं डालने दिया जाता है, या फिर उसके गरीबी के कारण उसको 100, 50, 1000, 2000 दे करके उसके वोट को खरीद लिया जाता है। तो जैसे ही उसके वोट को खरीद लिया गया, इसका मतलब आपने पॉलिटिकल राइट उसका खत्म कर दिया। कहने को 150 SC ST के MP हैं हमारे देश में, तो जिस वर्ग का 150 MP हो पार्लियामेंट में, उस
उस वर्ग का अभी तक 75 वर्षों में उत्थान क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं हुआ कि वो एमपी जो हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि किसी न किसी के अधीन, किसी राजनीतिक दल के अधीन है, या अपने क्षेत्र में जो चुने हैं तो उन जातियों के अधीन है, जो जाति उनको उनके जाति का उत्थान करने नहीं देती। तो ये वो वास्तविकता है जिस वास्तविकता के कारण जो है आपको इन अधिकारों का दर्शन हो रहा है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार क्या है। क्लियर? अब देखिए, ये तीनों चीज जो एराइज हुआ था, तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन कहां से राइज हुआ था, ये फंडामेंटल राइट्स में हम पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता चुके। थोड़ा सा इशारा कर देते ताकि आपका रिकॉल हो जाए, और वो था हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाए, तो उसको हम नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए कि बात का दोहराव हो जाएगा और समय की बर्बादी हो जाएगी। हम जो ये बता रहे हैं वो ये कि ये लोकतांत्रिक विचार था, यह है। अब इसको अचीव करने के लिए ये एक ऐसा विचार था, ये फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई बात थी, तो फंडामेंटल राइट्स पे हमने सारी बातें बता दी शुरू के क्लास में। तो अब यहाँ जो डीपीएसपी को हमको समझाना है इसके कंटेक्स्ट में, वो कैसे, वो ये समझिए कि जो पॉलिटिकल राइट है वो आपको कहाँ दिया गया है? संविधान। बोलिए। राजनीतिक अधिकार जो ये था, जो पॉलिटिकल राइट था, हम फिर यहां से लिखना शुरू करते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। जो राजनीतिक अधिकार था वो संविधान में किस स्थान पर दिया गया साहब? बोलिए कोई भी। ये पॉलिटिकल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिखाई पड़ता है? हाँ, तो कहां दिया गया है? तो ये राजनीतिक अधिकार जो आपको मिला है वो मौलिक अधिकार में मिला है। मौलिक अधिकार जितना है वो सब क्या है आपका? राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट। ठीक है। अब आ जाइए दो क्या रह गया? आर्थिक अधिकार। हम अधिकार बोले या स्वतंत्रता बोले, यहां पर दोनों का अर्थ एक ही लीजिएगा। ठीक है। आर्थिक अधिकार और दूसरा है सामाजिक अधिकार। तो आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार आपको कहां मिला है? यही अधिकार आपको मिला है राज्य की नीति के निर्देशक तक, डीपीएसपी। ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स इज इक्वल टू पॉलिटिकल राइट्स और डीपीएसपी इज इक्वल टू सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। अब देखिए, इतनी बातें तो समझ में आई। अब हम आते हैं संविधान सभा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, संविधान सभा। तो इस में एक शब्द पर विचार हो रहा। ठीक है। और वो शब्द क्या था? स्वतंत्रता, यानी आजादी, इंडिपेंडेंस, कि हम आजाद हुए हैं कि नहीं। तो जितने भी लीडर थे, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाहर थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा। जवाहरलाल नेहरू हो, पटेल हो, कोई भी संविधान सभा का सदस्य ऐसा नहीं था जो ये बात ना बोला हो कि ये जो आज़ादी है हमारी वो पूर्ण नहीं है बल्कि अधूरी है, यानी इनकम्प्लीट।
यानी अभी हम आजाद नहीं हुए। क्यों ऐसा उन लोगों ने कहा? उन लोगों ने इसलिए कहा कि आजादी का जो अर्थ होता है, जो स्वतंत्रता का अर्थ होता है, ये तीनों प्रकार के अधिकार की प्राप्ति, या कह लीजिए कि इसको हम यहाँ हटा देते हैं और इसके जगह पर एक शब्द जोड़ देते हैं, स्वतंत्रता। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। तो लोगों ने कहा कि अधूरी है, इनकम्प्लीट है आजादी। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि अभी सिर्फ हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिला, और वो राजनीतिक स्वतंत्रता भी पूरी नहीं मिली। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है आपको कि राजनीतिक स्वतंत्रता भी पूरी कैसे नहीं मिली। क्या आप वहां तक जा सकते हैं हमारे इस शब्दों पर कि 15 अगस्त 1947 में आर्थिक और सामाजिक के आजादी तो हमें मिली ही नहीं, राजनीतिक आजादी भी पूरी नहीं मिली। तो इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? 26 जनवरी 1950 के बाद हम लोग को संविधान का हम लोग अंगीकार किया, उस बीच के ड्यूरेशन में तो नहीं। हाँ, इनका कहना है कि 26 जनवरी 1950 में संविधान अंगीकार किया, तब हमको टोटल इंडिपेंडेंस मिला, पूरी आजादी। देखिए एक बात किया कीजिए, समझे, वैसे गड़बड़ हो जाए। हम कह रहे हैं कि जो 15 अगस्त 1947 को आपको राजनीतिक आदेश, ये तो दोनों मिला ही नहीं, इसीलिए इनकम्प्लीट कहा उसने। मिला क्या? कि राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार कैसे मिला? कि पॉलिटिकली ब्रिटेन का कब्जा था भारत, तो ब्रिटेन चला गया और भारतीयों को आजाद कर दिया कि लीजिए आपका देश आपके हवाले। तो इसलिए कहा गया कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। भारत पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हुआ है, सोशली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। वो तो बाद में भी बोलेंगे कैसे नहीं हुआ है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकली भी वो पूरा आजाद नहीं हुआ। तो पॉलिटिकली पूरा आजाद नहीं हुआ है, इस पर आपका कहना है कि 15 अगस्त 1947 को वो अधूरा पॉलिटिकली आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो वो पूर्ण रूप से पॉलिटिकली आजाद हुआ। आपका कहना यही है ना? ये नहीं कहना है तो क्या कहना है? सर हम ये कहें कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हम लोग ने अंगीकृत किया। 15 अगस्त से 26 जनवरी के जो ड्यूरेशन था उस बीच में हम लोग को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला, इसके बाद मिला। और 26 जनवरी 1950 के बाद आपको पॉलिटिकल राइट्स मिला, उसके पहले नहीं मिला था। उसके पहले फिर वो उसके पहले तो संविधान ही नहीं लागू हुआ तो मिले है। ऐसे आप आजाद थे, संविधान लागू होगा, राइट्स का वर्णन होगा, तब ना राइट्स मिलेगा आपको। ये तो बहस का मुद्दा नहीं है। और हर आजादी में एक संक्रमण काल होता है, एक ट्रांसफर पीरियड होता है जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। आप दोनों में से एक ही डेट को मानिए किसी को, चाहे 15 अगस्त 1947 हो, चाहे 26 जनवरी 1950 हो, दोनों दिन के बारे में हम कह रहे हैं कि इस दिन तक भारत को पूरी राजनीतिक अधिकार या आज़ादी नहीं मिली थी। इसका आपको इसका मीनिंग क्या जानते हैं? ये इसको किस ढंग से बोल सकते हैं? पॉलिटिकली जो है ना, आपका डोमिनेट था। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। राजनीतिक आज़ादी का मतलब क्या था? कि हमें खुद चुनाव में खड़े होने का या अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिला। यही ना राजनीतिक अधिकार मिला। पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम पर शासन होता था, वायसराय हम पर शासन करता था, हम कानून नहीं बनाते थे, वायसराय की काउंसिल कानून बनाती थी या ब्रिटिश संसद कानून बनाती थी, उससे शासित होते थे। अब हम आज़ाद हो गए, इसका मतलब हमारा पार्लियामेंट होगा, हमारे एमपी होंगे, हमारे एमएलए होंगे और वो कानून बनाएंगे और वो कानून हम पर लागू होगा। ये हमारा पॉलिटिकल राइट।
लेकिन ये वोट देने वाला अधिकार, चुनाव लड़ने वाला अधिकार, क्या उस समय भारत में 36 करोड़ की जो आबादी थी आजादी के समय, क्या सभी को प्राप्त था? तो प्रैक्टिकली यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सर्वात्रिक मताधिकार लागू हो गया था संविधान के लागू होने के, लेकिन व्यवहारिक रूप से सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर रहे थे। आप सुन के ताजुब होगा कि पहला और दूसरा जो मतदान हुआ उसमें 52% वोट पड़े, 48% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। और वो 52% की वोट पड़े तो 52% वोट किसी वर्ग विशेष ने कहीं कहीं डाल दिया, दूसरे का। जो 52% आप देख रहे हो वास्तव में 52% नहीं है। तो फिर वोट डाला ही नहीं गया जनता के द्वारा और चुन भी लिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जनता ने राजनीति में भाग नहीं ली उसने अपने राजनीतिक स्वतंत्रता का या राजनीतिक अधिकार का प्रयोग नहीं। तो पॉलिटिकली भी भारत स्वतंत्रता के समय एक अधूरा स्वतंत्र हुआ था, और पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली तीनों को मिला दें अगर, तो इकोनॉमिकली और सोशली तो आजाद हुआ ही नहीं। इसीलिए गांधी जी या नेहरू या पटेल या संविधान सभा के अन्य सदस्य ने ये कहा कि अभी हमें अधूरी आजादी, पूरी आजादी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया है, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त किया है। राजनीतिक स्वतंत्रता के हननकर्ता अंग्रेज थे, तो वो चले गए, इसलिए राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के हननकर्ता अंग्रेज नहीं, वो इसी देश के लोग, और वो अभी हैं। यानी जो व्यवस्था था, जो सेटअप था भारत का, वो इकोनॉमिकली और सोशली एक्सप्लॉइट कर रहा था वो। तो इससे आजादी प्राप्त करनी। तो जब तक ये आजादी प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। अब बात समझ में आई? अब देखिए कि इकोनॉमिकली राइट्स या सोशली राइट्स का मतलब क्या है, या इकोनॉमिक लिबर्टी या सोशल लिबर्टी का मीनिंग्स क्या है। अधिकार बोले या स्वतंत्रता बोले, आप दोनों का अर्थ एक ही लेकर के चलिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि आपको ऐसा अवसर उपलब्ध हो जिससे आप आर्थिक गतिविधि को अंजाम दे करके आप संपत्ति के मालिक बन सके, अपने जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं को या न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। राज्य ऐसा क्लाइमेट बनाएगा, ऐसा माहौल बनाएगा। तो कैसे बनाएगा राज्य? तो टैक्सेशन के माध्यम से बनाएगा। जो ज्यादा आमदनी है उस पर ज्यादा टैक्स लगाएगा। बहुत सारे वर्गों को जिनकी आमदनी नहीं है, वो गरीब है, उनको टैक्स से मुक्त कर देगा। तो इस आधार पर इक्वलिटी एमंग पीपल बाय द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी एस्टैब्लिश्ड होगी, यानी जनता के बीच में आर्थिक आधार पर समानता स्थापित होगी। कोई वर्ग कुछ काम नहीं कर रहा है तो वर्ग को आर्थिक मदद दी जाएगी, तुम कुछ काम करो, कुछ व्यवसाय करो। तो इस तरह की नीतियां बनाई जाएगी तो उससे आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को मिलेगा। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो आर्थिक असमानता है, वो आर्थिक असमानता दूर। भूमि था तो भूमि सिर्फ जमींदारों के पास था, 80% भूमि के मालिक जमींदार थे, और जमींदार अगर प्रतिशत में लीजिए तो 5 या 4%, बाकी जितनी पॉपुलेशन थी उसके पास मात्र 20% भूमि। तो ये जो भूमि का असमान वितरण था, ये आर्थिक आजादी या एक आर्थिक अधिकार को छीन रहा था। तो जब तक ये पूर्ति नहीं होती तब तक जो है वो आजादी इनकम्प्लीट मानी जाती। अब बात समझिए, सामाजिक अधिकार का या स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सामाजिक अधिकार और स्वतंत्रता का मतलब ये है कि सोसाइटी में किसी के विकास को उसके जाति के आधार पर न रोका जाए। हमारे यहाँ कल्चर था कि कोई निम्न जाति का है तो उच्च जाति का या उच्च वर्ण का व्यवसाय कर ही नहीं सकता। शुरू से ही डॉक्टरों का एक
अलग वर्ग था जिसको भीषक बोलते थे, बाद में चल के अम्बस्ट हो गया वो, तो उसी जाति का डॉक्टर बने, दूसरा नहीं बने। लिखा पढ़ी का काम कैस्ट समुदाय का लोग करेगा, दूसरा नहीं करेगा। पूजा पाठ का लोग ब्राह्मण करेगा, दूसरा नहीं करेगा। चाहे योग्यता कितना भी शूद्रों में क्यों ना हो, वो उच्च वर्ण का कार्य को नहीं कर सकता है। तो जब तक वो उच्च वर्ण के कार्य को नहीं करेगा तब तक उसका उत्थान कहां हो जाएगा। तो जातियों के आधार पर कार्यों का विभाजन और उसमें रूढ़ता, यही सोशल इनजस्टिस है, यही सोशल इनइक्वालिटी। तो आजादी के समय ये था, किसी डोम को अधिकार नहीं था कि स्कूल में जाकर के पढ़ ले, कोई मास्टर ही नहीं था कि जिसको पढ़ा सकता था। जो निम्न जाति के नेता थे सभी को इसका सामना करना पड़ा, और अधिकांश निम्न जाति के नेताओं को मुसलमानों ने पढ़ाया। भीमराव अंबेडकर किससे पढ़े, ज्योतिबा फुले किससे पढ़े, ये सब हिस्ट्री में जाइएगा तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल से उनका एजुकेशन हुआ और वो पढ़ करके थे आगे बढ़े। तो इस प्रकार से सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक स्वतंत्रता समाप्त होती है, सामाजिक अधिकार समाप्त होता है। और जब तक इसको नहीं मिला जाएगा तब तक नहीं कहा जाएगा कि देश टोटल इंडिपेंडेंट हो। तो इसका अर्थ यही था कि हमें अभी अधूरी आजादी। तो अब आप समझ गए। तो जैसा कि आप फिर कोरिलेट कर रहे हैं यहां से, तो आप देखिए कि ये जो चीजें हैं, ये जो राइट्स है, इसका प्रोविजन ही किया गया राज्य के निर्देशक का। किसका? समानता लाने। अब इस पे जो जो प्रोविजन है वो लागू होगा तो उससे देश में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित होगी। और ये खुशी की बात है कि हमारे देश की सरकारों ने, क्योंकि बहुत सारी सरकारें गुजर चुकी हैं, तो सबों ने इस पर बहुत सारे काम किए हैं, कानून बनाए हैं, और उसके वजह से हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत हद तक खत्म हो गई। लेकिन अभी भी पूर्णतः उन्मूलित नहीं हुई है, बहुत सारे आधारों पे अभी भी विषमता बाकी है। तो कहने का अर्थ है साहब कि डीपी इज द राइट, द बेस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक। और इसके अंतर्गत हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे कि संविधान ने देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बनाने के लिए क्या प्रावधान किया। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? कैन आई प्रोसीड फर्दर? सर, आर्थिक अधिकार में और कोई एग्जांपल? देखिए, आर्थिक अधिकार में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। आप सुने नहीं, आपका जहन कहीं और होगा। हम संतुलित आधार पर बोलें, फिर भी आपका क्वेश्चन है तो जवाब मिलेगा आपको। जिसके कारण से डिस्पैरिटी थी, असमानता थी, उसमें सबसे पहले पायदान पे जमींदारी थी। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा कृषि पर आधारित था, तो जिसके पास ज्यादा जमीन होगा वही ज्यादा वेल्दी होगा। तो ये जो जमीन का एक रूपी एकत्रीकरण एक विशेष वर्ग में था, जिसको जमींदार वर्ग बोलते थे, वही सबसे बड़ा कारण था। इसीलिए तो शासन बनने के साथ ही सबसे पहला काम जमींदारी उन्मूलन किया गया। और दूसरा था कि जातिगत व्यवसाय, कास्ट बेस्ड बिजनेस। अब जो ऋग्वेद के दशम मंडल पुरुष सूक्त में जो वर्णन है कि ब्राह्मण पर ब्रह्मा के मस्तिष्क से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य जंघा या उदर से पैदा हुआ, और शूद्र जो है वो पैर से पैदा हुआ। और फिर इनको अनुष्य प्रेस कह दिया गया, सॉरी अनस बलाधिकृत कह दिया गया वैश्यों, यानी दूसरों को कर देने वाला, और शूद्रों को अनुष्य प्रेस कह दिया गया, यानी दूसरों की सेवा करने वाला। और बाकी ऊपर वाले जो दो वर्ण थे उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो न टैक्स देते थे और न किसी की सेवा करते।
बल्कि उनको लोग टैक्स देता था और उनको उनकी सेवा लोग करता था। तो इस ढंग से ये जो जाति व्यवस्था थी, इस जाति व्यवस्था ने ही व्यवसायगत भिन्नता पैदा कर दी और उसमें रूढ़िता ला दी, रिजिडिटी ला दी कि एक बार जिसमें आप शामिल हो गए दूसरे जाति का व्यवसाय आप नहीं कर सकते। अब डोम है, चंडाल है, तो कितना भी योग क्यों नहीं हो, वो वैश्य का भी काम नहीं कर सकता है, क्षत्रिय और ब्राह्मण का तो छोड़ दीजिए। और ब्राह्मण कितना भी अयोग हो, एकदम जाहिर हो, लेकिन उसकी पूजा होनी चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अपमान आप नहीं कर सकते। एक ही अपराध यदि ब्राह्मण किया है तो उसकी दूसरी सजा थी, अगर शूद्र किया है तो उसकी दूसरी सजा थी। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से व्यवसायगत विभाजन जो हुआ वो जड़ हो, रिजिड हो, और उस वजह से आर्थिक असमानता ने भी सामाजिक असमानता ने भी आर्थिक असमानता को बहुत ज्यादा बल दिया। तो यही दो मेन बेस थे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर सामाजिक असमानता समाप्त हो जाएगी या सामाजिक अधिकार आप दे देंगे तो फिर आर्थिक अधिकार समय उसको मिलेगा, वो इंटरडिपेंडेंट है। तो हम लोग अपने देश के जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो यही है। ऐसे दूसरे बहुत सारे आधार उसमें भाग देंगे। एग्जाम्पल आपको जो अपने आप को सीमित रखना है वो यही जातिगत विशेषता और जमींदारी व्यवस्था के आधार पर जो आर्थिक और सामाजिक असमानता थी उसको दूर करने के लिए। क्लियर? अब देखिए, इतना होने के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो उसी को मेन समझना है आपको। ये भी बहुत अच्छा था और बिना इसके पढ़े हुए मेंस का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। हम अनुच्छेदवार भी चीज़ों को पढ़ाएंगे और आएंगे और उसमें भी बहुत दिलचस्पी, अच्छा लगेगा आपको कि देखिए कैसे कैसे प्रोविजन से। आप पूरा टॉपिक अगर बहुत मजबूती से कंप्लीट करना चाहते हैं तो होमवर्क दिखाइए हमें। उसके बाद देखिए कि आपको कोई भी इस क्षेत्र में जो है वो पराजित नहीं कर सकता है, या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सभी का जवाब देने में सक्षम है। ठीक है? तो अब देखिए अगला टॉपिक जो हंसते क्या है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं। तो अगला जो टॉपिक है वो है कि नीति निदेशक तक एवं मौलिक अधिकार है में विवाद। यानी ठीक है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, और जब तक इस डिस्प्यूट को आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अब डिस्प्यूट जो क्रिएट करता है वो खुद अनुच्छेद 37 करता है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ही डिस्प्यूटेड बात लिखी गई है, कही गई है। तो इसलिए इस डिस्प्यूट का और भी आधार हैं, लेकिन जितने भी आधार आप पढ़ेंगे सब आकर के अंततः यहीं पर मिलेंगे। कहाँ पर? अनुच्छेद 37 में, आर्टिकल 37। तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 क्या है और कैसे विवाद को वो जन्म दे रहा है। तो इस विवाद का जो आधार है, जो बेस है,
देखिए साहब, बात दिल में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कैंसर में कन्वर्ट कर जाता है, पता है कि नहीं। तो जो बेस है वो है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? ठीक है, पढ़ के आए क्या कहता है 37? रखे हुए किताब तो पढ़ती क्या है? मौलिक अधिकार तो कब खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, वो तो सीक्वेंस में हम तो पहले, हम तो गया के वाहिद टीचर हैं जो स्टूडेंट को बुक प्रोवाइड पहले करते हैं। हम मेरा अपना तैयार किया हुआ मटेरियल से हम अपने घर में पढ़ाते हैं, तो मटेरियल्स पहले उसका दे के आप फोटो करा के रखिए और पढ़ गए। पर उससे संबंधित जितना बुक है, मेरा शर्त रहता है कि आपको खरीद के दिखलाना पड़ेगा कि दिखाइए कि ये बुक लिए है कि नहीं, और पढ़ करके आइए तब हम पढ़ाएंगे। तो और सीक्वेंस में जो सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक कोई भी बीच में छूटा छूटी नहीं होता है, क्योंकि इंटरलिंक है एक से दूसरा। तो वो तो आप उससे भी देख सकते हैं इसके बाद क्या सब पढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि इस भाग के उपबंध न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो। ठीक है, परंतु राज्य के लिए हम सेंटेंस चेंज करते, राज्य हेतु आदर्श होगा और राज्य अपनी नीतियों के निर्माण में सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। ठीक है, यही अनुच्छेद झगड़े की जड़ है। किसकी जड़ है? झगड़े। किस बात का झगड़ा? मौलिक अधिकार और आज के नीति निर्देशक। एक तरफ अब आप बोलिए कि झगड़े की जड़ कैसे है, वो बताइए, तब हम माने। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में 37 में ये बात पूरी लिखी हुई है। शब्दों में कुछ अंतर होगा वो अलग बात है, लेकिन बात यही है। तत्व 38 से 51 तक होगा। देख लीजिए 38 से 51 क्या ये तत्व है। तो कोई भी कानून बनाएगा, कोई भी कार्यपालिका की आदेश होगा, वो 38 से 51 तक जो प्रोविजन है उसके अनुरूप हो। ठीक है, अब देखिए क्या है मामला यार, आप लोग जो समझ नहीं पाए, हम इसको पूरा अलग कर देते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। मतलब
नहीं, लागू नहीं है। अपरिवर्तनीय का अर्थ न्यायालय में लागू नहीं होगा। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में लागू है। यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो देखिए मौलिक अधिकार में भी आपको अधिकार दिया गया है और नीति निदेशक तत्व में भी आपको अधिकार दिया गया है। बात सुनिए, दोनों में अधिकार है। यदि मौलिक अधिकार में जो अधिकार है वो अगर आपको कोई छीनता है, अधिकांश आप पढ़े राज छीनता है, सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जो पब्लिक छीन सकती है, तो कोई भी छीने, चाहे राज छीने चाहे पब्लिक छीने, आप इसकी प्राप्ति के लिए न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं और जिसने छीना है आपके अधिकार को वापस करना होगा। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। बात को समझिए, लागू है, जस्टिएबल है। लेकिन अनुच्छेद 37 ये कह रहा है कि इस भाग में जितने भी उपबंध हैं, यानी 38 से लेकर 51 तक, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, अपरिवर्तनीय है। अर्थात इसमें जितने अधिकार आपको मिले हैं, यदि उसको राज नहीं देता है तो उसकी प्राप्ति के लिए आप न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकते। ये डिफरेंस हुआ। बात बुझ रहे हैं कि नहीं? तो एम आई प्रोसीड दिस टॉपिक्स? नो। अब देखिए, ये जो पहला अनुच्छेद एक ही है, लेकिन ये जो इसका दूसरा भाग है, ठीक है ना, ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये जस्ट उसके रिवर्स बात कह रहा है कि एक भी कहना है, लेकिन राज को निर्देश दे रहा है कि जब वो कोई भी कानून बनाए या कोई भी चीज लागू करे तो वो इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दे। किसको? डीपीएसपी। एक तरफ डीपीएसपी को न्यायालय में अपरिवर्तनीय बता रहा है, दूसरे स्टेट को कह रहा है कि आप कोई कानून बनाइएगा या उसको लागू कीजिएगा तो सर्वोच्च प्राथमिकता आप मौलिक अधिकार को नहीं दीजिएगा, डीपीएसपी को दीजिएगा। अब मौलिक अधिकार को न्यायालय में परिवर्तनीय बना दिया, वो किसी को नहीं मिलेगा तो उसके प्राप्ति का दावा वो कर सकता है, और डीपीएसपी को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बनाया सर प्लीज, लेकिन इसको राज्य के लिए एक आदर्श बना दिया, एक आइडियल बना दिया कि तुम्हारा जितना भी काम होएगा वो सब अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी होगा, और ताकत कुछ दिया ही नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों जगहों पे, यानी डीपीएसपी में और प्लस फंडामेंटल राइट्स में, शॉर्ट में लिखे क्या चलेगा ना, फंडामेंटल राइट्स में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से टकराते हैं। क्या टकराते हैं? कुछ प्रोविजंस, बहुत सारे हैं, हम उतना नहीं, एक बताएंगे तो आपको सारा तस्वीर स्पष्ट हो जाएगा। और वो जो प्रोविजंस है वो जरा देख लीजिए। वो प्रोविजंस है साहब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, है ना। यही पर वो नाजुक क्षण है जो बहुत सचेत रह करके हमारे शब्दों को सुनना पड़ेगा, बोर्ड पर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा पलट किए तो फिर जीवन में पछताई करेगा। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इससे हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि कैसे डीपीएसपी में और
फंडामेंटल राइट्स में विवाद पैदा हो जाता है। इसमें क्या है कि संपत्ति रखने का अधिकार है ना भाई। इसमें क्या है, संपत्ति रखने, इसका मतलब जमींदारी का कह लीजिए, इनडायरेक्ट रूप में जिसके पास जितना आजादी के समय था वो रखेगा जमीन, इसका मतलब ये हुआ। और जो ये था यानी डीपीएसपी, इसमें अनुच्छेद 38 देख लीजिए, अनुच्छेद 41 देख लीजिए, अनुच्छेद 42 देख लीजिए, ठीक है, अनुच्छेद 46 देख लीजिए। अभी आगे बताएंगे इसमें क्या है। मान लिया 38 को लीजिए, 38 में कहता है कि लोक राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, पब्लिक वेलफेयर। और इस हेतु 38 क में जो प्रोविजन है वो ये कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय का अर्थ ये हुआ कि जमींदारों से जमीन लेकर के भूमिहीनों के पास बांटना पड़ेगा उसको। तो जैसे ही जमींदारों से जमीन लेगा तो जमींदार को चूंकि फंडामेंटल राइट्स के तहत अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 31 के तहत उसको यह अधिकार मिला हुआ है कि अगर ये छीना जाए 19(1)(च) तो वो सर्वोच्च न्यायालय 31 का है 32 के तहत उसको अधिकार मिला हुआ है कि साहब वो कहाँ चल जाए, सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, ठीक बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। 31 में ये बात कही गई है कि वो अगर उसका अधिकार हनन होता है 19(1)(च) का तो 32 का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से 31 ने उसका राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर दिया। अब यहां सरकार ये काम कर रही है कि हम जमींदारी का उन्मूलन कर रहे हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी जमींदारों के पास है, वो चल कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उसी के मुताबिक फैसला करेगा। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों में क्या होगा, विवाद होगा कि नहीं है? कि राज्य को कहा जा रहा है कि आप लागू कीजिए, और राज्य को जो प्रोविजन लागू करना है उसे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, और फंडामेंटल राइट्स न्याय योग है, यानी न्यायालय में उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जा सकता है। तो फिर राज्य कैसे डीपीएसपी को लागू करे, क्योंकि जब भी फंडामेंटल राइट से झगड़ा होगा डीपीएसपी का तो फंडामेंटल राइट्स जीत जाएगा, क्योंकि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तब साहब अब सवाल पैदा होता है कि ये तो लड़वाने वाला काम कर दिया अम्बेडकर, अपने तो मर गया और सरकार और पब्लिक को भिड़ा दिया। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए चाह रही है, तो दूसरा अमीर लोग जो है सरकार का विरोधी हो जा रहा है, और उसके पास फंडामेंटल राइट जैसे एक वज्र उसके पास है, एक बहुत बड़ा मिसाइल है उसके पास, जो मामूली एक गोली से जो है डीपीएसपी को धूल धूसरित कर दे रहा है। तो क्या अम्बेडकर के पास इतना अकल नहीं था कि काहे लड़वा दिया है? अम्बेडकर ने लड़वाया नहीं, मजबूरी थी देश की। अम्बेडकर चाहते तो डीपीएसपी को भी न्यायालय में परिवर्तनीय कर देते,
मौलिक अधिकार को परिवर्तनीय करने में संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, रिसोर्सेस नहीं चाहिए। बात को समझिए, राइट टू इक्वलिटी, इसमें कौन सा रिसोर्स चाहिए? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध खाली मानने का ना है। पैसा कहाँ लग रहा है यहाँ पर? सरकारी नौकरियों में समान अवसर, तो समान अवसर देने में पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? अस्पृश्यता का अंग हम छुआछूत नहीं करें तो इसमें पैसा खर्च हो रहा है? बोलिए ना आप। तो राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने में कोई संसाधन, रिसोर्सेस की जरूरत नहीं, इसलिए उसको न्यायालय में इम्प्लीकेबल बना दिया। लेकिन डीपीएसपी में जितने भी प्रोविजन थे नौशाद साहब, उसमें सभी में पैसे की जरूरत थी। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, अब निःशुल्क लगा दिया तो कब वकील फ्री में लड़ देगा? तो निःशुल्क सरकार करा रही है तो सरकार पैसा देगी वकील को कि लड़ दो इसका। ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन कर देगा, पैसा रहेगा तब ना। इलेक्शन कराना पड़ेगा, इलेक्शन करके मुखिया जी को बनाइएगा तो पैसा देंगे ना खर्च करने के लिए। तो मुखिया जी क्या करेंगे? खाली इलेक्शन करने से भी तो कुछ होगा। कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार का राइट मिला हुआ अनुच्छेद 41 के तहत। कोई शिक्षित है तो शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। और कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, 60-70 साल का हो गया, बेटा मार के भगा दिया है घर से, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिला हुआ है। तो अगर 41 को न्यायालय में परिवर्तनीय बनाया जाता तो अभी क्या होता? सब न्यायालय में पहुंच जाता, जितना बेरोजगार था, बुढ़ा था, बूढ़ी, क्या मैं बचा लो? बात तो समझिए। 42 में क्या है? काम की न्यायोचित मानवीय दशा और प्रसूति सहायता का उपलब्ध। अब जितना डिलीवरी वाला केस होता सब खड़ा हो जाता मोदी जी के पास। तो ये संभव था कि उतना का मोदी जी डिलीवरी करवाते हैं? देश कहाँ चल जाता? और सारी समस्याएं जो है वो, और जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय धन ही नहीं था कि इन सारे चीजों का सामना किया जाता। और ये सारी चीजें अनिवार्य भी थी कि बिना सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित किए हुए देश आजाद नहीं हो सकता था, और देश के पास संसाधन नहीं थे। तो इसीलिए इसको भविष्यगत आशाओं पर छोड़ करके इसको अपरिवर्तनीय बना करके एक अलग ग्रुप बना दिया गया डीपीएसपी का, कि जब जब सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तब तब सरकार इनमें प्रावधानित उपबंधों के अनुसार आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करेगी। और लक्ष्मीकांत के बुक में लास्ट वाले पेज में डीपीएसपी में आप देख लीजिए पलट करके कि वो सारे लिस्ट, वो सारे कानून बनाए गए हैं जो डीपीएसपी के तहत इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने बनाए, और उससे बहुत देश को फायदा हुआ कि बहुत सारा वर्ग नीचे से उभर करके ऊपर आया। अब वो आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता का शिकार वो वर्ग नहीं है। तो इस वजह से इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बनाया, और जब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया तो इसी कारण से विवाद उत्पन्न। अब बात समझ में आई कहां हो गई? इसीलिए विवाद का कारण बना। अब देखिए विवाद का जो कारण बना, जैसे विवाद हुआ कैसे, तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वही सब विवाद चलता है। तो उसको हम जो मौलिक अधिकार पढ़ाए थे उस समय में भी केस स्टडी आपको बताए थे, याद होगा। और ये बहुत टफ चीज है, इसको आप नहीं समझिएगा केस स्टडी को तो फिर पढ़ना ही बेकार है। और हम चाहते हैं कि केस स्टडी को क्लास में ही बेहतरीन से समझ लीजिए, ताकि हमेशा के लिए इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए, सिंपल क्वेश्चन की साहब पंचायती राज का कहाँ प्रावधान है, जो बच्चों बता देता है, समान सिविल संहिता का कहाँ प्रोविजन है, ये सब जो किताब नहीं पढ़ा है सिर्फ सेट मारता है उसका ये सब प्रॉम्प्ट क्वेश्चन। तो आप भी वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं कि आप डीपीएसपी में ऐसा बनना चाहते हैं कि डीपीएसपी में कोई भी प्रश्न पूछा जाए,
तो आपके पहुंच से बाहर वो ना रहे। तो इसलिए केस यदि हम अनुच्छेदवार आएंगे, घबराइए नहीं, हमें आपके भावनाओं का ख्याल है कि आप असल पढ़ाई उसको मानते हैं, तो उस पर सर नहीं आ रहे हैं, ये फजूल की बात कर रहे हैं। नहीं साहब, वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ख़त्म करते हैं तब उस पर आते हैं। क्लियर? तो अब देखिए कि ये जो विवाद है, तो इस विवाद के कारण निम्न मुकदमाओं का जन्म, निम्न मुकदमा या केस संपत्ति। ठीक है ना? अब निम्न मुकदमा को हम लोग देखते हैं, उसमें पहला जो मुकदमा है वो है चंपक दुराई राजन। मतलब जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे ही इसका विवाद उभर करके सामने कि सरकार काम करने लगी डीपीएसपी के तहत, क्योंकि गरीबी बहुत थी, गरीबों की मदद करने लगी, जमीन बांटने लगी। अब ऐसी परिस्थिति में लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे केस हुए। डीपीएसपी से जो संबंधित केस है वो चंपक दुराई राजन, ये भी संपत्ति के अधिकार से संबंधित मुकदमा था। लेकिन इसमें क्या कहा डीपीएसपी ने, वो सुन लीजिए कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये कानूनी बात आप नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जज लोग बहुत तेज होता है, चाहता है दोनों पक्ष को खुश रखें। देखिए चंपक दुराई राजन में कैसे बोलता है वो, उसके क्या मीनिंग्स होते हैं ये समझना होगा कि मौलिक अधिकार जो है श्रेष्ठ है। किससे? डीपीएसपी से। और फिर कह देता है लगे हाथ में कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। देखिए सब बातें किताब में लिखी हुई। टीचर की आवश्यकता क्यों है आपको यहीं पर महसूस हो, ठीक है? इंटरेक्शंस टूवर्ड्स टीचर कितना जरूरी है ये आप लोग महसूस करें। हमने आपके सामने परोस दिया कि चंपक दुराई राजन 1951 में जो मुकदमे में फैसला हुआ नौशाद भाई और तनवीर भाई, तो उसमें ये दो बातें कहा उसने कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है। मतलब यदि मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कोई विवाद होगा तो उस विवाद में मौलिक अधिकार को श्रेष्ठता दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। साथ ही साथ जज साहब दूसरा सेंटेंस कह देते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। श्रेष्ठ है अपनी जगह, लेकिन संशोधन किया जा सकता है। ये जो दो सेंटेंस है, इस दो सेंटेंस की नजाकत, इंपैक्ट आप समझते हैं। यहीं पर आपके अध्ययता की परीक्षा होती है कि आप कितने बड़े पढ़ने वाले हैं। बोलिए सर। यहीं पर कलई खुलती है कि हम अपने माँ बाप भाई बहन दोस्तों के बीच में मोटी मोटी किताब रख के लेट के हाथ को ऐसे करके पढ़ते हैं इसलिए कि देखे कि कितना पढ़ंतु मेरा बेटा है। तो इस मनोविज्ञान का राज यहीं पर खुलता है।
कि ऐसे देख के किताब पढ़ने से पढ़ंतु नहीं बनता। आपके ही किताब का सेंटेंस है ये, लक्ष्मीकांत मेरे ख्याल से जितने लोग हैं सभी के पास है। और गुजरा होगा ये, तो इसके अर्थ को, इसके इफेक्ट्स को बताइए कि क्या होगा। यहीं पर समझ में नहीं आता था, पूरा चैप्टर बेकार होता, पढ़ना बेकार होता। अनचेंजेबल था, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ। तो वही है कि मतलब मौलिक अधिकार साधन था जिसमें चेंजिंग किया जा सकता। बहुत बड़ा मीनिंग है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आपको कह दिया गया, आपको कह दिया है कि आर नॉट वैल्यूएबल थिंग्स, आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, एकदम घटिया आदमी है। ये आपके पिताजी ने कह दिया, घटिया तो कह दिया। आप लोग दो भाई हैं, घटिया कह दिया आपको, तो जाहिर सी बात है कि बी वाला जो भाई है वो श्रेष्ठ हो गया। लेकिन पैसवा वो आप ही को दे दिया, पैसवा वो आप ही को दे दिया, तो शक्तिशाली कौन हो गया? आप हो गए, जिसको पैसा मिला। कहने के लिए कह दिया गया कि आप एकदम घटिया है, जो बी वाला भाई है ना वो शक्तिशाली है। लेकिन बी वाला को जो है कुछ नहीं दिया गया। बी वाला को यह कह दिया है कि इतना सारा उत्तरदायित्व, तुम बहुत अच्छे हो, करो इसको, पैसा आपको दे दिया। तो व्यवहारिक में शक्तिशाली कौन हो? आप हो। तो यहां यही ना हो रहा है कि एक तरफ जज साहब ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, मतलब कि अगर मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में कोई विवाद होगा तो मौलिक अधिकार को श्रेष्ठता दी जाए। अगर किसी जमींदार का जमीन छीन के किसी किसान को सरकार दे देती है, अब वो जमींदार कोर्ट में चलाता है, तो राइट टू प्रॉपर्टी के तहत वो जमीन किसान से छीन के फिर जमींदार को मिल जाए। इस आधार पे श्रेष्ठ है। और दूसरा सेंटेंस इसको कमजोर करने के लिए दे दिया गया। किसको? कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए, अब आपका दिमाग खुलता होगा मेरे ख्याल से। अब कैसे इसकी सर्वश्रेष्ठता काफूर हो रही है? तो ऐसे हो रही है कि जैसे ही चंपक बुराई ने जजमेंट दिया तो जवाहरलाल नेहरू ठीक है, बोले अब क्या, फौरन, यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि हर जगह और लिखना है, ऐसे ही बता दे रहे हैं, फौरन संविधान का प्रथम संशोधन लाए। प्रथम संशोधन ला करके क्या किया हो, तो 31 क और 31 ख जोड़ा। देखिए 31 क और ख 1951 के प्रथम संशोधन में जुड़ा हुआ है कि जिनके पास बेयर बुक है। और 31 क में क्या कर दिया कि संपत्तियों के अर्जन के लिए विधि की व्यावृत्ति, सेविंग द लॉज ऑफ टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। 31 संपत्ति का अधिकार दे रहा है, बात को समझिए। 31 संपत्ति का अधिकार दे रहा है। 31(2) कह रहा है कि अगर इस अधिकार का हनन हो 19(1) का, तो आप न्यायालय में जाके इसको प्राप्त कर लीजिए। और 31 क में ये जोड़ देते हैं जवाहरलाल नेहरू कि संपत्ति के अर्जन के लिए विधि की व्यावृत्ति, टू सेविंग द लॉ टू एक्वायर द वेल्थ। यानी अगर भूमि को प्राप्त करने के लिए कोई कानून सरकार बनाती है, तो वो सरकार यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे
तो वो उल्लंघन माना जाए, वो अनुच्छेद 19 और 14 का उल्लंघन नहीं है। और अनुच्छेद देख रही है ना, अनुच्छेद 31 ख में क्या कहा कि किसी अधिनियम और विनियमों का विधिमानकरण, मतलब कोई अधिनियम और नियम बनाते हैं, उसको यदि अनुसूची 9 में डाल देते हैं तो फिर न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा। आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ है, विज्ञा में 20 मकान रखिए, सरकार 19 मकान को के लिए कानून बना करेगी, छीन लिया गया आपसे और नवी अनुसूची में डाल देगी। आप न्यायालय में नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका 19 मकान कहाँ डाला गया? नवी अनुसूची। इस तरीके से धड़ जमाना ने 3 अमेंडमेंट कर दिए, और 3 अमेंडमेंट कर दिए तब इन लोग को होश आया कि अरे पहिलका वाला से कुछ बेकार हो रहा है, कि श्रेष्ठ तो है नहीं वास्तव में, तो दूसरका वाला सेंटेंस जो बोला है तो कमजोर कर दिया, राइट्स दे दिया, और सरकार कानून बना करके सब हरिजन लोग को जमीन बांटना शुरू कर दिया। बात समझ आ रही है? तब क्या हुआ कि फिर जमींदार लोग एक मुकदमा किया, और वो मुकदमा दूसरा कौन था, वो हम मौलिक अधिकार में पढ़ा चुके। बोलिए तो गोलकनाथ बनाम 67। अच्छा चलिए, बनाम भारत 1967। नाम जो चंपक बोराई है, आदमी का नाम बाद में पढ़ा तो मतलब नहीं, वो मुकदमा इसलिए ये नाम है भाई, चंपक बुराई राज, ये नाम है, ठीक है ना, वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप मुकदमा कीजिएगा तो आपका नाम होगा फलाना वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसी के विरुद्ध आप केस कीजिएगा। आप जानते हैं इसमें क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे दिया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई संशोधन नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब क्या हुआ, जब ये जजमेंट आ गया तो सरकार की हार हो गई। जीत किसकी हो गई? जमींदार की, जो पैसे वाले थे उनकी जीत हो गई। अब उनका राइट टू प्रॉपर्टी पूरा सेव हो गया। अब सरकार कोई कानून बना करके जो है उनकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती। अब सरकार भी हो सही तेज, यहां तो ना ही न्यायिक सर्वोच्चता है ना ही संसदीय सर्वोच्चता है, दोनों की बीच की स्थिति। तो सरकार ने क्या किया वो देखिए कि इसको समाप्त करने के लिए संविधान का 24वां और 25वां संशोधन, ठीक है, संविधान का 24वां और 25वां संशोधन किया, और दोनों 71 में किया। दोनों कब किया? 1924वां में जो अनुच्छेद 368 था, जो संशोधन करता है संविधान, उसमें देखिए 368 में खंड 4 जोड़ा गया 71 में, 24वें संविधान संशोधन के जरिए, और उसमें लिख दिया गया 368 के खंड 4 में, यानी क्लाउज 4 में, के मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट देता है तो कानून में लिखी हुई बात है उसी के आधार पर ना, तो पहले नहीं लिखी हुई थी इसलिए जजमेंट दे दिया कि नहीं कर सकता है। अब सरकार ने क्या किया कि जजमेंट दे दिया। सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 368 के खंड 4 नया खंड जोड़ दिया, नया क्लॉज जोड़ दिया, और बोला कि सरकार को अधिकार है कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया सकता है।
इसकी बहुत सारी बातें हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा चुके हैं इस केस का, इसलिए एकदम नपा तुला हुआ वो सब बातें यहाँ दोहरा नहीं रहे हैं कि आपका ये सिर्फ अपने आप को सीमित रखे हुए हैं डीपीएसपी को। और 25वां क्या किया, 25वां भी 71 में किया और इसके तहत 31 ग जोड़ दिया गया। 31 क और ख प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, याद है कि बताया। और 31 ग जो है वो 25वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो जोड़ा गया 25वें संशोधन के द्वारा 21 ग, उसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 38 क और 38 ख, 38 क में क्या है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करे। और 38 ख क्या है, तो डिस्पैरिटी जो लोगों के बीच है उसको खत्म करे, असमानता। तो उस आधार पे 25वें से बहुत समझ के हम बोल रहे हैं और अभी पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझ के सुनिए, चीजों को हम लिख दिए हैं, एक्सप्लेन सिर्फ कर रहे हैं। तो कहा कि अगर मुद्दा संविधान का अनुच्छेद 38 का क और ख का आएगा और उसको लागू करने के क्रम में यदि अनुच्छेद मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 और 19 डिमोलिश होता है, उसके खिलाफ जाता है, तो वो डिमोलिश, वो खिलाफ माना जाएगा, वहां पर नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये दोनों प्रोविजन को न्यायालय में वाद योग नहीं बनाया जा सकता। बात समझ आ रही, बहुत नाजुक चीज है ये। हाँ, एकदम करेंगे, इसलिए इसी को हमको समझाना है ऐसा। बाकी तो पुस्तकों में भी पढ़ करके आप समझ लीजिएगा। क्या किया सरकार ने 71 में, तो 24वां और 25वां संवैधानिक संशोधन लाया। ठीक है, धीमे धीमे बोल रहे हैं कि इनके जहन में जाए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। 24वां संविधान संशोधन के तहत ये कहा सरकार ने, कहा अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 कह दिया कि सरकार या राज्य मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं। क्लियर। और ये जो प्रोविजन चौथा है, इसको अब न्यायालय में वाद योग नहीं बनाया जा सकता, ये भी लिखा है। 25वां संवैधानिक संशोधन किया 71 में और उसमें अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि यदि निदेशक तत्व के अनुच्छेद 38 के उपखंड सब क्लाउज क और ख, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क के तहत और ख के तहत इक्वालिटी स्थापित करना है समाज के बीच में, अगर इससे संबंधित कोई भी कानून बनाया जाता है और वो कानून अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है, तो वो उल्लंघन मान्य होगा। इसका मतलब 25 ने जो है वो नीति निर्देशक तत्व को श्रेष्ठ कर दिया मौलिक अधिकार। कितनी खूबसूरत बात। हम समझते हैं कि आप ये पूरी बात को समझ गए। क्लियर। एक एक स्टूडेंट समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब देखिए साहब कि तीसरा केस होता है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तीसरा केस कौन सा होगा, बहुत पॉपुलर केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए इतना है, पढ़ाने से ये हुआ आप लोग, मैंने हम तो बूढ़ा रह के समझें ये सब क्या है, आप कम से कम बच्चे ही में समझ जा रहे हैं। नहीं ना चाहते केशवानंद बनाम क्या बोल रहे हैं, इसीलिए पूछता 1973। ठीक है,
इसमें क्या कहा? तो बहुत बड़ा मुकदमा था, फंडामेंटल राइट्स में भी इस पर बातचीत हुई थी। इसमें आपको किस एंगल से बात करना है? बहुत सारा जजमेंट इसमें है। विश्वानंद डीपीएसपी पे इसने क्या कहा? चूंकि 24वां और 25वां दोनों में कह दिया कि जो अमेंडमेंट किए हैं ये न्याय योग्य नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे ऑब्जेक्शन था। तो उसने कहा कि इसमें जो ये प्रोविजन है, यानी अनुच्छेद 368 का खंड 4 और अनुच्छेद 331 का ग, कि ये न्यायालय में प्रवर्ती नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। क्यों गैर संवैधानिक है? क्योंकि न्यायिक समीक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, जुडिशियल रिव्यू का, और जुडिशियल रिव्यू का उल्लंघन है। जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विश्वानंद भारती ने आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया था ना, बेसिक स्ट्रक्चर का, तो कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप हमको कैसे रोक सकते हैं देखने के लिए कि आपने क्या अमेंडमेंट किया? तो ये जो आप क्लाउज लगा दिए हैं ये असंवैधानिक है। अनुच्छेद 368 का खंड 4, अनुच्छेद 31 का उपखंड सब क्लाउज ग न्याय योग्य नहीं है, ये असंवैधानिक है। इसलिए इसको खत्म कर दें, इस सेंटेंस को। बाकी उसको बोला कि ये सही है। किसको? मतलब 368 का 4 का और जो सेंटेंस था कि सरकार कानून मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, ये वैलिड हो। और जो 31 ग में था कि 38 क और ख के तहत कोई कानून बनाया, वो कानून अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता हो तो उल्लंघन मान होगा, माने यहां पर नीति तत्व श्रेष्ठ हो जाए, तो ये भी सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स नीचे चला गया और मौलिक अधिकार नीति निषेध ऊपर आ गया। देखिए साहब, यहीं पर एक और बहुत कठिन चीज आपको बताने का, आप गौर किए होंगे कि आम एग्जाम्स में आप क्वेश्चन बनाते आए होंगे तो आपको याद होगा इस चीज का कि मौलिक अधिकार में कौन श्रेष्ठ है, तो आप धल्ले से मारते हैं कि मौलिक अधिकार, आगे भी मारिएगा, ठीक है, वो चीज अलग है। लेकिन नीति निषेध मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ है, वो चीज अलग है। कैसे? तो एक केस और क्या हुआ, एक केस और, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1980। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1980 में क्या हुआ? तो जो अमेंडमेंट 31 ग जोड़ा गया था, तो उसमें 38 क, 38 ख और डीपीएसपी के अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया। यानी सिर्फ ये नहीं कि 38 ख, 38 क के द्वारा बनाई गई विधियां यदि 14 और 19 का उल्लंघन करती हैं तो उल्लंघन मान होगा, बल्कि अंग 39, 40, 41, 42, 43, 44, 251 तक भी कोई विधि बनाई जाती है और अगर 14, 19 का उल्लंघन करती है तो वहां पर मौलिक अधिकार छीन हो जाए। तो इंदिरा साहनी केस में ये अन्य प्रावधान को हटा दिया। अब बच कौन गया? सिर्फ 38 का क और ख। तो अब ऐसी परिस्थिति में नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से तभी श्रेष्ठ है जब अनुच्छेद 38 के क और ख के तहत कोई कानून बनाया जाए। सामान्य परिस्थिति में जो है वो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में आप न्यायालय के शरण में मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं, डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। अनुच्छेद 41, 42, 43, 44 के लिए आप नहीं जा सकते हैं।
कि मेरा फंडामेंटल राइट्स है, आप हमको दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ये न्यायालय में कब जाएगा? ये सरकार उससे संबंधित कोई कानून बनाएगी और वो कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, तब मुकदमा जाएगा और मुकदमे में फैसला होगा कि नहीं, डीपीएसपी को श्रेष्ठ माना जाए। अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि 37 कह रहा है कि राज्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। तो कहने का अर्थ अंत सेंटेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का इस्तेमाल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि इस खंड को भी हम समझाने में सफल हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? कैन आई प्रोसीड? अब देखिए, समय बहुत है, आप लोग कुछ नसीब है कि समय आपको मिल रहा है। अब देखिए, अनुच्छेदवार हमने कहा था, तो यहां से अगर स्पीड बढ़े तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी अनुच्छेदवार पढ़े हुए होंगे। जो विवादित चीज था, जो डिस्प्यूटेड चीज था, जो समझने से बहुत मुश्किल था, तो वो सब हमने बताया। अब यहाँ से जहाँ जहाँ पर हमको अनुभव होगा कि आपको बताते चले, तो वहाँ वहाँ पर हम आपको बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले लिख देते हैं, है ना? तो इसमें साहब पहला है क्या? तो अनुच्छेद 36 है ना? इसमें क्या है? राज्य की परिभाषा, लिमिटेशंस ऑफ स्टेट। अब देखिए, राज्य की परिभाषा 12 में भी, राज्य की परिभाषा 36 में भी। इसके क्या मीनिंग्स हैं? इसके मीनिंग्स ये हैं, इसके अर्थ ये हैं कि जो 12 में परिभाषा था वो मौलिक अधिकार पर लागू हो रहा है। अगर 36 में परिभाषा राज्य के नहीं देते तो फिर ये किस पर लागू होगा और राज्य किसे माना जाता है? यहाँ फिर विवाद पैदा हो जाता है। तो यहाँ एक अंतर के साथ बात लिखी गई है कि राज्य का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित था? तो राज्य के अंतर्गत केंद्र सरकार, उसकी सारी संस्थाएं, राज्य सरकार, उसकी सारी संस्थाएं और स्थानीय शासन, उसकी सारी संस्थाएं, ऑल ऑफ देम आर स्टेट। इसको हम लोग वहां समझ चुके, यहाँ समझने की जरूरत नहीं। अब चाहे संसद कानून बनाए, चाहे विधानमंडल कानून बनाए, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई कानून लागू करे या पंचायत कोई कानून बनाए और पंचायत लागू करे, तो सभी को डीपीएसपी का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में अगर वो नहीं कर रहा है तो चूंकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसलिए उसको करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन अगर वहां पर वो मौलिक अधिकार से कोरिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि ये जो डीपीएसपी है इसका प्रभाव फंडामेंटल राइट्स पर भी पड़ रहा है, तब आप जा सकते हैं। तब उस डीपीएसपी पर वही प्रभाव इस्तेमाल होगा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जो प्रभाव फंडामेंटल राइट पर इस्तेमाल होगा। क्लियर? अब देखिए दूसरा, तो आप तो पहले ही बता दिए कि अनुच्छेद 37 क्या है।
तो अनुच्छेद 37 में है कि इस भाग का न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसको तो समझाने की अब जरूरत नहीं है, ये आप पहले ही की क्लास में समझ चुके हैं अभी। उसके बाद तीसरा में क्या है, अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में क्या है साहब, तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, है ना, सामाजिक व्यवस्था, पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, बाकी तो आपको पता ही है, व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, ये भी हम समझा चुके हैं। इसी में क और ख जोड़ा गया है, तो उसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये चौथा में क्या है, अनुच्छेद 39। इसमें क्या है कि राज्य के लिए अनुसरणीय कुछ तत्व, है ना, राज्य के लिए अनुसरणीय कुछ तत्व। मतलब राज्य कानून बनाएगा तो जो 39 में प्रोविजंस है, उस 39 के प्रोविजंस का अनुसरण करेगा। अब आप गौर से देखिए कि 39 में जो बातें हैं वो कौन कौन सी बातें कही गई हैं, और उसके बाद आपको पूरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे क में है, 39 के क में सब क्लॉज में कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त कराना। यानी जीविका के साधन जो आप दे रहे थे, इसमें स्त्री पुरुष में विभेद नहीं कीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें स्त्रियों के साथ विभेद किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खेत में काम करना या मिलिट्री में बहाल करने में, है ना, मिलिट्री में इधर शुरू किया गया है लड़कियों को बहाल करना, मगर मिलिट्री में बहाल नहीं होता। हाँ में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी इन द सेंस सरकारी संपत्ति, बहुत सारा जमीन गैर मजरूआ है, सरकार की जमीन है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सरकार की, जितना राजा महाराजाओं का किला था सरकार ने सीज कर लिया तो सब उसकी हो गई। लाल किला मुगलों का नहीं रहा, भारत सरकार की संपत्ति है, पता है कि नहीं आपको? ताजमहल अब शाहजहां का नहीं है कि आ जाओ मेरे कब्र में, बोल सकता है, तो सब भारत सरकार की। तो इसमें यह कह रहा है कि राज्य इन सभी का वितरण इस ढंग से करेगा कि उससे सामाजिक समानता स्थापित। वो ऐसा नहीं है कि इसका है तो किसी अमीरी को दे दे, बल्कि इसका वितरण जो है वो सोशल इक्वालिटी के लिए किया जाए। ग में है कि उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए प्रयोग किया जाए। जो सरकार उत्पादन कर रही है, जैसे रेलवे भी एक उत्पादन है, किस चीज का उत्पादन? सेवा का उत्पादन। टेलीग्राम भी एक उत्पादन है, सेवा का उत्पादन। टेलीफोन, तो इसमें वो वृद्धि नहीं कर सकती, वो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाएगी। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया, आप सरकार भी बढ़िया हो गई, डीपीएसपी उसको रोक रहा है कि आप कोई चीज का प्रोडक्शन कीजिएगा तो फायदे के लिए नहीं कीजिए, जनता की सेवा के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। पुरुषों और स्त्री, घ में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी अगर एक ही ऑफिस में एक ही पद पर पुरुष स्त्री दोनों हैं तो आप दोनों को के बीच सैलरी में विभेद नहीं कर सकते। पहले था कि औरतों को कम मिलता था,
जैसे मर्द को तो 5 किलो चावल तो औरत को 3 किलो मजदूर मिलता है। तो ये विभेद खत्म करने के लिए राजकोट, तो इस सब पर कानून बनाया है। जो लक्ष्मीकांत का बुक पढ़िएगा उसका लास्ट वाला खंड जो है DPSP में, हम आपको होमवर्क देंगे आपको लास्ट में क्लास में, आपको पता हो जाएगा। तो उसमें वो सारे कानून बने हुए हैं ये सब संबंधित। और उसके बाद जो कर्मकार होंगे उसके सेहत का, स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा राज्य। तो देखिए इंदिरा वर्तमान सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है स्वास्थ्य संबंधित, कौन सा, जिसमें 5 लाख तक का आयुष्मान भारत। तो ये किसके लिए है? DPSP के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें दिए हुए हैं, आपको कोरिलेट करना होगा कि कौन सा अनुच्छेद की पूर्ति हो। और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक 4 खंड में 39 में जोड़ा गया कि गरिमामय स्थिति प्रदान किया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें बच्चे जो हैं उनका विकास हो सके, बच्चों के विकास, क्योंकि बच्चों का विकास यदि बाधित होगा तो फिर देश तरक्की नहीं। तो ये 39 में ये सब चीजें जो है प्रोविजंस की गई। फिर 42वें संवैधानिक संशोधन में 39 का जोड़ दिया कि हम बोर्ड पर नहीं लिखते सकते हैं, लिखा हुआ है, इससे आपको लॉस नहीं होना जाना है। जहाँ पर हमको बताना होगा वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता ये क्यों लाया गया। ये इसलिए लाया गया क्योंकि अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से, तो वो इतना वीक है कि अपने अधिकार का प्राप्त वो कर ही नहीं सकता, तो फिर वो कभी भी सामाजिक आर्थिक रूप से ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इसीलिए सरकार उसको अधिकार दी है कि आपके साथ अगर सामाजिक आर्थिक शोषण हो रहा है तो हम वकील देंगे, हम कोर्ट फीस देंगे और आप मुकदमा लड़िए उस आदमी के खिलाफ, ताकि अपने सामाजिक आर्थिक हितों की सुरक्षा हो। 40वें ग्राम पंचायतों का गठन, गांधीयन फिलॉसफी यदि कोई था जिसको गांधी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। आप यहाँ पर बताते चले कि लोग ये कहते हैं कि गांधी का मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को 75 करोड़ दिलवा दिए थे और इससे नाथूराम गोडसे जो है वो खफा था। हो सकता है ये सही हो एक तरीके से, लेकिन सिर्फ यही कारण उत्तरदायी मर्डर के लिए नहीं। ग्रेविन ऑस्टिन एक अमेरिकन राइटर है, उनकी किताब पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और गांधी जी संविधान सभा से बाहर होकर के एक अलग संविधान बना रहे थे। और यह संविधान जो अभी का वर्तमान संविधान है उससे आसमान जमीन से भिन्न, क्योंकि इसमें निर्वाचन सिर्फ एक जगह पर हो रहा था, वो था पंचायत, और पंचायत से ही के सदस्य ही MP MLA चुनते, जनता नहीं चुनती। यानी गांधी जी पंचायती राज को सशक्त बनाना चाहते थे। अगर पंचायती राज सशक्त बन जाता तो सारी जमींदारी खत्म हो जाती। जो आज हम रोना रो रहे हैं सामाजिक आर्थिक असमानता का, वो उसी समय का 2 साल में खत्म हो जाता। संविधान सभा के अधिकांश लोग जमींदार वर्ग के थे, बड़े वर्ग के लोग थे, सब आपस में गिर गए। हम नहीं कह रहे भाई हमको मत फंसाइए। ग्रेविन ऑस्टिन का कहना है कि इस वजह से वो 26 तारीख को एक आदमी से भिजवाए, उसके पहले भी गांधी पर अटैक हो चुका था नाथूराम गोडसे का। 28 अक्टूबर का अटैक पहला अटैक नहीं था, सॉरी 30 अक्टूबर का अटैक पहला अटैक नहीं था, सॉरी 30 जनवरी का अटैक पहला अटैक नहीं था। इसके 1 हफ्ता पहले अटैक हो चुका था दिल्ली में। तो पटेल जो गृह मंत्री थे उनकी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई, फ्री क्यों छोड़ दी? और 28 जनवरी को वो तोहफा जाता है गांधी जी का संविधान सभा में, और जैसे ही पता चलता है 2 दिन बाद उनका मर्डर हो, और उनके प्रोविजंस को सिर्फ 40 में जो है वो डाल 41-42 बता ही चुके हैं। 43 कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का अर्थ होता है लिविंग वेजेस। तो वेजेस को समझना है तो 2
शब्द समझिए, एक मिनिमम वेजेस और एक लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस का इंग्लिश है, हिंदी है निर्वाह मजदूरी, और न्यूनतम मजदूरी का इंग्लिश है मिनिमम वेजेस। दोनों में जानते हैं क्या डिफरेंस है कि निर्वाह मजदूरी का मतलब यह हुआ कि जिससे सिर्फ व्यक्ति जीवित रह सके, और न्यूनतम मजदूरी का अर्थ हुआ कि जीवित रहने के साथ साथ अन्य आवश्यकता है, जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, यातायात का, मनोरंजन का भी, या अवकाश का भी सुविधा उसको मिले। तो देश जितने विपन्न स्थिति में था, उस स्थिति में न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा सकती थी, तो 43 में निर्वाह मजदूरी। उसके बाद 42वें संवैधानिक संशोधन में 43 का जोड़ा गया, जिसमें प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की व्यवस्था की। जब तक कर्मकार प्रबंध में भागीदार मैनेजमेंट में नहीं आएंगे, तब तक उनके शोषण को नहीं रोका जा सकता। और 97वां संशोधन 211 के द्वारा जो है वो सहकारी संस्थाओं के अभिवृद्धि का प्रयास करने की बात की गई, यानी कोऑपरेटिव का, 5 लोग 10 लोग मिलकर कोई उद्योग चलाए। और 45वां में 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले जो उसमें प्रोविजन था वो ये था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों का राइट्स को 21 का के तहत फंडामेंटल राइट्स बना दिया, राइट टू एजुकेशन। और उसमें परिवर्तन किया गया कि 6 से कम आयु के बालकों का बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था। तो बाल्यावस्था की देखभाल कर रही है कौन? आंगनबाड़ी। याद होगा, सब मामले में आप लोगों को याद होगा। तो वो आंगनबाड़ी संविधान के किस अनुच्छेद की पूर्ति कर रहा है? ये सब को रिलेट करके चलिए, यही सब सवाल आएगा, सिंपल नहीं है। और 46 में SC ST और OBC के लिए इंतजाम करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात की गई है। 48 में कृषि और पशुपालन के समृद्धि की बात की गई है। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन जीवों का रक्षा की बात की गई है। और 49 में क्या कहा गया? प्राचीन स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। और 51 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के अभिवृद्धि की कामना की गई। तो ये सब प्रोविजंस है। इसमें एक प्रश्न है जो आप लोग चाहिए तो हम अपना कर्तव्य पूरा कर दे रहे हैं, आपका मर्जी लिखिए नहीं। हमारा अपना पढ़ाने का तरीका है, तो आपको पसंद आता है या नहीं पता नहीं। इससे बहुत अच्छा प्रश्न जो बन सकता है, यानी ये मेंस के इस सेक्शन से, वो ये कि व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक छोड़िए, संविधान के भाग 3 एवं हम जगह की कमी की वजह से भाग लिख दे रहे हैं। भाग 4 में कौन श्रेष्ठ? ये बहुत कठिन प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो आज तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, खास तौर से BPSC जो लोग देंगे मेंस का, उनके लिए
कि अब तक राज्य की नीति के निदेशक तक के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कौन से प्रयास किए? ठीक है, इस सेक्शन में ये दो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आशा है कि आप लिख कर लाएंगे, हमें दिखाएंगे, फिर आगे मिलेंगे तो हम लोग आगे एक और छोटा सा टॉपिक है जो है मूल कर्तव्य, उसको पढ़ेंगे। हम समझते हैं कि आप लोग नीति निषेध तत्व को पूरे के पूरे समझने में सफल हैं। थैंक यू।